अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ डॉक्टर सैयद हैदर। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे उसको कहते हैं एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस जो होती है ना, वो बहुत ज़्यादा कॉमनली देखने में आता है यंग फीमेल के अंदर, स्पेशली कह लें कि 18-19 जो होती है ना, इनकी जो एज होती है, यंग एज या टीन एज जो होती है, इसके अंदर जो होते हैं ना बहुत ज़्यादा फीमेल जो होती है ना प्रेजेंट करती हैं, कंप्लेन करती हैं। उनको पेल्विक पेन हो रहा होता है, एब्डोमिनल पेन हो रहा होता है, उनको कॉन्स्टिपेशन हो रही होती है, उनको जो होता है ना बहुत ज़्यादा कह लें कि मेनोरेजिया मिल रहा होता है, पेनफुल मेंस्ट्रुएशन हो रही है, एब्डोमिनल ब्लोटिंग हो रही है और पेल्विक पेन मिल रहा है, लेकिन उनको पता नहीं चल रहा है कि इसका क्या रीज़न है पेल्विक पेन का। ठीक है, उनके बाउल हैबिट जो होती है ना वो चेंज हो जाती है। ठीक है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम उनको मिल रहा है कोई, या फिर उनकी बाउल हैबिट जो होती है ना वो चेंज हो गई है, या फिर कह लें कि ऑल्टर होती है, ऑल्टर हो गई है उनकी बाउल हैबिट। पहले कह लें कि बहुत ज़्यादा उसके अंदर चेंजेस आ गई हैं, बहुत ज़्यादा जाना पड़ रहा है, या तो उनको टॉयलेट, या बहुत कह लें कि ऑल्टरेशन की वजह से बहुत ज़्यादा उनको यूरिन सिम्टम्स भी अक्सर मिल रहे होते हैं। तो ज़्यादातर जो प्रेजेंटेशन होती है एंडोमेट्रियोसिस के अंदर, पेशेंट एंडोमेट्रियोसिस देखें, एंडोमेट्रियोसिस पहले आपको समझने की ज़रूरत है कि एंडोमेट्रियोसिस होता क्या है। ठीक है, एंडोमेट्रियल ग्लैंड जो होते हैं ना, यूजली यूट्राइन यूट्राइन कैविटी जो होती है ना उसके अंदर होती है। जो यूट्रस की इनर मोल लाइनिंग होती है उसको हम एंडोमेट्रियम कहते हैं। ठीक है, एंडोमेट्रियम जो लाइनिंग है यूट्रस की उसको आप एंडोमेट्रियम कहते हैं। और अगर ये एंडोमेट्रियल ग्लैंड या एंडोमेट्रियल लाइनिंग आउटसाइड द यूट्रस मिल रही है, कहीं पे भी मिल रही है आउटसाइड द यूट्रस, फॉर एग्जांपल एंडोमेट्रियम लाइनिंग जो होती है ना, कह लें आपको कि ओवरीज के ऊपर मिल रही है, ठीक है, तो इसको एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं, क्योंकि एंडोमेट्रियम ग्लैंड जो होते हैं ना ओवरीज के ऊपर मिल रहे हैं या फिलोपियन ट्यूब पे मिल रही है। ठीक है, तो ये एंडोमेट्रियोसिस होगा, तो वहाँ पे उनको पेन हो रहा होगा। ओवरीज पे मिल रही है तो वहाँ पे एब्डोमिनल पेन बहुत ज़्यादा मिल रहा होगा। ठीक है, और अगर फॉर एग्जांपल कहीं उनको जो होता है ना बॉल के ऊपर मिल रही है, कहीं सिग्मॉइड कोलॉन के ऊपर या असेंडिंग कोलॉन डिसेंडिंग कोलॉन, तो उनको एब्डोमिनल पेन मिल रहा होगा जब भी वो बॉल उनका हैबिट के लिए, मतलब कह लेंगे उनकी चेंज हो जाएगी और उनको एब्डोमिनल पेन बहुत ज़्यादा मिल रहा होगा। ठीक है, या फिर उनको जो कह लेंगे एंडोमेट्रियोसिस या एंडोमेट्रियल ग्लैंड जो होता है, वो कहीं उनको लिगामेंट जो होते हैं यूट्रस के, यूट्राइन लिगामेंट, ब्रॉड लिगामेंट, कार्डिनल लिगामेंट्स, ठीक है, या फिर पाउच ऑफ डगलस के ऊपर मिल रही है उनको, तो उनको बहुत ज़्यादा पेरेनी बैक रेक्टम के ऊपर पेन हो रहा होगा। ठीक है, या फिर उनको कह लें कि आप जो होता है ना एंडोमेट्रियोसिस का मतलब देखें यही है कि एंडोमेट्रियल ग्लैंड जो होता है, या एंडोमेट्रियम ग्लैंड जो होता है ना यूट्रस के अंदर है लेकिन वो बाहर मिल रहा है, यूट्रस से बाहर मिल रहा है। ठीक है, तो उसको आप एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं। उसमें ये हो रहा होता है कि यूजली तो देखें ना, जो फीमेल की साइकिल होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, वो इसी तरह से काम कर रही होती है कि जो मतलब कि ब्रेन जो होता है वो हाइपोथैलेमस से गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन निकला। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो होता है उसने एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट किया। एंटीरियर पिट्यूटरी ने जो है ना एफएसएच फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और एलएच लुटेनाइजिंग हार्मोन निकाला। वो जब ब्लड में आए, उन्होंने जो होता है ना क्या किया कि जब ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल पीरियड क्या हो रहा होता है कि एफ एस एच एलर्ट जो होता है ना, जो एफ एस एच जो होता है वो जो होता है ना इफेक्ट करता है ओवरीज के ऊपर, और वहाँ पे फॉलिकल्स जो होते हैं ना, ओवरियन फॉलिकल, उनको मैच्योर करता है, उनको ग्रो कर रहा होता है ड्यूरिंग मैच्योरेशन। और जब साइकिल जो होता है ना मिड साइकिल के ऊपर पहुँचता है तो वो फॉलिकल जब मैच्योर हो जाता है तो वो ओवम को रिलीज़ करता है। ठीक है, जब ओवम रिलीज़ हो जाता है जिसको हम ओवल्यूशन भी कहते हैं, तो ओवम जो होता है ना ओवरी से रिलीज़ होके जो आपकी फेलोपियन ट्यूब होती है ना वहाँ पे वो बैठता है, वो वेट करता है। अगर पेशेंट जो होता है वो प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रही है तो वो अगर स्पर्म के साथ मिल गया तो फिर फर्टिलाइजेशन हो जाती है। जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन हो गई, तो वही जो फॉलिकल होता है, जो मैच्योर फेलोपियन जिसको एफएसएच जो होता है वो मैच्योर कर रहा होता है, जब वो ओवम को निकाल देता है तो वो क्या करता है, वो जो होता है ना वो रिलीज़ करता है ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन। ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो होते हैं ना, अगर फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो वो प्रिपेयर करते हैं यूट्रस को। एंडोमेट्रियम लाइनिंग, यही एंडोमेट्रियम लाइनिंग जो एंडोमेट्रियोसिस के अंदर आउटसाइड द ग्लैंड मिल रही होती है, लेकिन ये एंडोमेट्रियम जो होता है ना, यही एंडोमेट्रियल लाइनिंग जो होते हैं ना, इसको जो मतलब कि अगर ओवोल्यूशन होती है तो यही एंडोमेट्रियम लाइनिंग जो होते हैं ना इसको थिक कर रहा होता है। ठीक है, जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है वो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो होते हैं ना इसी एंडोमेट्रियल लाइनिंग को थिक करते हैं।
अगर फर्टिलाइजेशन हो गई है, वो प्रिपेयर करते हैं स्लाइन को, क्योंकि यहाँ पे बेबी ने ग्रो करना होता है यूट्रस के अंदर, तो उसको थिक करते हैं, यूट्रस के मसल्स को स्ट्रॉन्ग कर रहे होते हैं, ताकत कर रहे होते हैं। लेकिन लेकिन अगर पेशेंट जो ये कह लें कि फ़ीमेल अगर सिंगल है, तो उनमें क्या हो रहा होता है, ये जो कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है ना, वो ब्रेक हो जाता है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो ब्रेक हो जाता है, तो ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन जो कम हो जाता है, आहिस्ता आहिस्ता इतने कम हो जाते हैं कि ये जो लेयर होती है एंडोमेट्रियम लाइनिंग, यही एंडोमेट्रियम लाइनिंग जो एंडोमेट्रियोसिस करवा रही है, ठीक है। तो यही एंडोमेट्रियम लाइनिंग जो होती है ना, ये ब्रेक होती है, और ये एज ए मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है ना, जो ब्लीडिंग हो रही होती है, वो यही एंडोमेट्रियम होती है। यही एंडोमेट्रियम जो होती है ना, अगर कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है ब्रेक हो जाता है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन कम होते हैं, तो ये मेंस्ट्रुअल के ज़रिए 4 to 5 डेज साइकिल्स के अंदर ये ब्लीडिंग होके ये एंडोमेट्रियम ब्रेक हो जाती है, और फिर नेक्स्ट मंथ से दोबारा यही साइकिल चल रही होती है, ठीक है। तो हमने जो एंडोमेट्रियोसिस में क्या होता है कि नॉर्मली ये साइकिल तो यूट्रस की लाइनिंग के ऊपर चल रही है, लेकिन एंडोमेट्रियोसिस में क्या हो रहा है कि यही एंडोमेट्रियल टिश्यू जो होता है आउटसाइड द यूट्रस मिल रहा है, सही है। ये ओवरी पे मिल रहा है, ये फेलोपियन ट्यूब पे मिल रहा है, ये यूट्रस पे मिल रहा है, ये यूरेटर पे मिल रहा है, ये आपके यूरिनरी ब्लैडर पे मिल रहा है, ये आपके कोलोन पे मिल रहा है, ठीक है। लेकिन इसमें ज़्यादातर ये इसमें ख्याल किया जाता है कि बॉस के अंदर क्या होता है कि मतलब कोई इसके अंदर थ्योरी की पेश की जाती है कि भाई या तो फिर उनको रेट्रोग्रेड मैच्योरेशन अगर होती है, कि मतलब यूजली तो मैच्योरेशन मतलब यूट्रस के थ्रू के बाहर निकल जाती है साइकिल की फॉर्म में, लेकिन बाज़ कंडीशन ऐसी हो जाती है जिसमें रेट्रोग्रेड होती है मैच्योरेशन, मतलब मैच्योरेशन बाहर निकलने की बजाय वापस अंदर चले जाती है, मतलब अंदर से मतलब कि वो यूट्रस में जाती है, फिर वो फेलोपियन ट्यूब में जाती है, मतलब वो यूट्रस फेलोपियन ट्यूब, और इस तरह से वो यूरेटर ब्लैडर यहाँ पहुँच जाते हैं। ये खाली एक थ्योरी है, लेकिन इसमें यही होता है। तो फिर जो होती है वो फीमेल, जो स्पेशली देखा गया है कि यंग फीमेल मतलब 18, 19, 20, और मतलब यूजली तो ये इनमें बहुत ज़्यादा कॉमन होती है, लेकिन वो किसी एज में हो रही है, मतलब 30-40 में भी होता है। लेकिन ये कि इसके अंदर क्या हो रहा है कि ये एंडोमेट्रियोसिस के साथ पेशेंट प्रेजेंट करता है, ठीक है। तो एंडोमेट्रियल ग्लैंड आउटसाइड द यूट्रस मिल रहा है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, जब वो हार्मोन रिलीज होते हैं, तो वो हार्मोन एंडोमेट्रियल लाइनिंग को इफेक्ट कर रहे होते हैं, जो यूट्रस की है। तो वो एंडोमेट्रियल लाइनिंग तो मैच्योरेशन साइकिल हुई तो वो निकल गए, लेकिन जो बाहर टिश्यू पड़े हुए हैं जिनको एंडोमेट्रियोसिस हो गया, ठीक है, जो यूट्रस से बाहर हैं, तो उनके ऊपर भी वो हार्मोन इफेक्ट कर रहे होते हैं। जब हार्मोन उनके ऊपर इफेक्ट कर रहे होते हैं टिश्यूज़ के ऊपर, तो जब भी पेशेंट को जो होता है ना, वो कह रहे होते हैं भाई पेन हो रहा है बहुत ज़्यादा एब्डोमेन के अंदर, क्रोनिक कोई पर 10 कह लें कि 10 महीने से 11 महीने से साल से, तो ये पेन चल रहा होता है। लेकिन डॉक्टर्स जो होते हैं उसको डायग्नोज नहीं कर पा रहे होते सही, वो कह रहे होते हैं ओ भाई ये तो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, क्योंकि आपको तो बाउल का इशू है, आपको जो कॉन्स्टिपेशन रह रही है, तो आपकी प्रेजेंटेशन इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के साथ है। लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि ये जो एंडोमेट्रियोसिस है, क्योंकि ये जो एंडोमेट्रियल टिश्यू है, ये जाके आपके कोलोन के ऊपर बैठ गया है, ठीक है। जब जब भी आप बाउल पास करती हैं, जब भी आपकी बाउल मूवमेंट होती है वहाँ पे, तो जब भी आपको पेन फील होता है, वो पेन इस वजह से नहीं होता कि आपका बाउल इरिटेबल है, वो इस वजह से होता है कि एंडोमेट्रियोसिस जो है ना आपके बाउल के अंदर पहुँच गई है, किसी भी पार्ट के अंदर, या तो कोलोन के अंदर, या तो फिर असेंडिंग कोलोन में, ट्रांसफर्स में, डिसेंडिंग में, सिग्मॉइड में, सही कहीं पे भी वो हो गया है, ठीक है। तो फिर जब भी तो मतलब इसमें ये जब भी कहते हैं कि भाई अगर आप बहुत ज़्यादा ऐसे डॉक्टर के पास जाएं जो कि एक्सपीरियंस और उसको पता हो कि वो किसको ट्रीट कर रहा है, ठीक है। तो उसमें क्योंकि ये प्रेजेंटेशन होती है, एक और प्रेजेंटेशन ये होती है इसकी कि फीमेल जो होती है ना, उनको प्रेजेंटेशन ये हो रही है कि भाई यूरिन के सिम्टम्स भी मिल रहे होते हैं उनको साथ साथ, मतलब बहुत ज़्यादा कहने के यूरिन सिम्टम्स मिल रहे हैं, या तो अर्जेंसी मिल रही है, या फिर उनको पेन हो रहा है जब वो यूरिन पास कर रहे हैं, तो फिर वो समझते हैं वो ये तो हमें कोई यूरिन का मसला है। इनको ये नहीं पता होता कि वो एंडोमेट्रियल टिश्यू जो कि यूट्रस से निकला हुआ है, वो किसी भी रीज़न की वजह से वो आपके यूरेटर के ऊपर आ गया है, या फिर आपके ब्लैडर में आ गया है। तो जब भी आप नॉर्मल आपका यूरिन जो होता है किडनी बना रही होती है, जब वो यूरेटर से ब्लैडर में आता है, तो आपको पेन हो रहा होता है, ठीक है। वो पेन एंडोमेट्रियोसिस का होता है, ठीक है। तो इसी तरह से यही कि भाई वो किसी भी आपके, क्योंकि करीब की जगह यही होती है एंडोमेट्रियोसिस की, ठीक है। या फिर
ओवरी है, फलोपियन ट्यूब है, यूट्रस है। यूट्रस के तो अंदर होता है, लेकिन बाहर कह लें कि अगर यूट्रस के मिल रहा है, ठीक है, तो उसको एडिनोमायोसिस कहते हैं। ठीक है, अगर यूट्रस के मसल्स के अंदर मिल रहा है एंडोमेट्रियल टिश्यू, तो एडिनोमायोसिस कहा जाता है उसको। ठीक है, तो उसके अंदर यही है कि भाई, या फिर अगर जैसे कि आपको बताया अभी एग्जांपल्स दिए मैंने, यूरिनरी ब्लैडर में या यूरेटर में मिल रहा है, या फिर पाउच ऑफ डगलस में मिल रहा है जो कि फीमेल के अंदर होता है, रेक्टम के थ्रू, रेक्टम के अंदर मिल रहा है। तो जब आप स्टूल पास करते हैं, जब आपको पेन होता है, तो जो मतलब जिसको नहीं पता होता है इतना, तो वो इनिशियली ये समझते हैं कि भाई आपको तो जो रेक्टम पेन मिल रहा है, तो आपको तो भाई कोई हेमरॉइड्स है, या फिर रेक्टल फिशर है, या फिर आपको जो है ना कोई रेक्टल फिस्टूला है। तो जब भी वो आपको रेफ़र कर देते हैं भाई क्लोनोस्कोपी या सिग्मोइडोस्कोपी करा के देंगे। ठीक है, तो तो यही है इसके अंदर। तो डायग्नोसिस के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है एंडोमेट्रियोसिस को डायग्नोस करना, जो होता है ना, जितनी जल्दी डायग्नोस कर सकें वो पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होता है, और आपको हेल्प करता है आपके सिम्टम्स को रिलीव करने के अंदर। ठीक है, तो और इसके साथ साथ जो कंप्लेन करता है पेशेंट, पेल्विक पेन मिल रहा है कम बहुत ज़्यादा अरसे से, क्रोनिक या फिर पेनफुल मैस्चुरेशन हो रही है, जब भी मेंस्ट्रुअल साइकिल हो रही है, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, या डिस्पेरिनिया मिल रहा है बहुत ज़्यादा, कह लें कि जब भी कोई सेक्शुअल इंटरकोर्स होता है तो उसके बाद बहुत ज़्यादा पेन मिल रहा होता है। सही, और फिर मोस्ट कॉमन ये कि इनफर्टिलिटी, मतलब वो प्रेगनेंसी की आप ट्राई कर रहे हैं लेकिन प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही पेशेंट, वो इसी वजह से नहीं हो पा रही क्योंकि क्या हो रहा है कि ये जो एंडोमेट्रियोसिस है ये इसके अंदर इंटरफेयर कर रहा है। ठीक है, ये किसी ऐसी जगह पे बैठा हुआ है आपके फेलोपियन ट्यूब के अंदर, या तो उसने फेलोपियन ट्यूब को ही ब्लॉक कर दिया है। जब फेलोपियन ट्यूब भी ब्लॉक हो गई तो फिर वो जो ओवम जो होता है वो निकलेगा, तो वो तो फेलोपियन ट्यूब के शुरू में निकलेगा जब ओवल्यूशन होगी, लेकिन वो स्पर्म के साथ मिलेगा भी, लेकिन तो वो आगे नहीं जा सके, कोई स्टीनोसिस हो गई है, ये पॉलिसिस्ट डेवलप हो गई हैं, तो ये सारी चीज़ें गेम चल रहा होता है। तो इसके अंदर डायग्नोस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एंडोमेट्रियोसिस को डायग्नोस करके फिर उसको ट्रीट जितनी जल्दी करा जा सके तो वो बहुत ज़्यादा बेहतर होता है। अब बात करते हैं कि इसके अंदर कौन सी इन्वेस्टिगेशन चलाना चाहिए अगर आपको सस्पेक्ट कर रहे हैं एंडोमेट्रियोसिस है, या आपको एब्डोमिनल पेन बहुत ज़्यादा, मतलब जो जो हमने अभी डिस्कस किए हैं सिम्टम ये सारे मिल रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा जो आप कह लें कि इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन जो मोस्ट कॉमन है, उसके अंदर ट्रांसवैजाइनल अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, जो कि मतलब ट्रांसवैजाइनल अल्ट्रासाउंड करवा के देखते हैं। तो ज़्यादातर अगर ट्रांसवैजाइनल अल्ट्रासाउंड जो होता है ना उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये कह लें कि बेसिक इन्वेस्टिगेशन होती है तो उसको देखते हैं कि तो वो ज़्यादातर नॉर्मल ही आता है। ठीक है, लेकिन जो इसका गोल्ड स्टैंडर्ड होता है, जो कि कह लेंगे जो आपको बता देता है कि भाई ये एंडोमेट्रियोसिस है, तो वो लेप्रोस्कोपी होती है। ठीक है, लेप्रोस्कोपी जब आप करवाते हैं, ठीक है, लेप्रोस्कोप जब आप पास करते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर जब लेप्रोस्कोप देखता है जाके आपकी अंदर, कह लें कि जब वो देख रहा होता है आपके प्रॉपर लेप्रोस्कोप के थ्रू, जो डॉक्टर देख रहा होता है वो बताता है भाई आपके तो रेड हेमरेजिक स्पॉट्स मिल रहे हैं, या आपके एक तरह से मतलब कह लें कि कुछ ना कुछ एबनॉर्मल सिस्ट मिल रही है ओवरीज के अंदर, या फिर एंडोमेट्रियोसिस जो होता है ना वो आपको मिल रहा है। सही है, तो लेप्रोस्कोपी के थ्रू पता चलता है, उसके अंदर आपके स्पॉट्स मिल रहे होते हैं। अगर ओवरीज के अंदर है, ओवरी पे फलोपियन ट्यूब है, फलोपियन ट्यूब में कोलोन के अंदर है, कोलोन में ब्लैडर में है, ब्लैडर में रेक्टम पे है, रेक्टम में यूरेटर में, यूरेटर पे, ठीक है, कहीं कहीं भी है, तो वो वहाँ पे आपको एक तरह से स्पॉट्स मिल रहे होते हैं, रेड स्पॉट से मिल रहे होते हैं। और फिर वो बाद में, क्योंकि रेड थोड़े बाद में होते हैं, क्योंकि जैसे ही आपकी हार्मोनल एक्टिविटी स्टार्ट होती है वो साइकिल का टाइम होता है, तो यूजुअली तो साइकिल का वो पीरियड तो चल रहा होता है, लेकिन इन जगहों पे भी जहाँ पे एंडोमेट्रियम आउटसाइड पे है यहाँ पे भी इफेक्ट कर रहा होता है। ठीक है, नॉर्मली तो वो एंडोमेट्रियल टिश्यू आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रही है, ठीक है, तो वो जब भी आपको पेन हो रहा है, लेकिन इन जगहों पे जहाँ पे भी ये एबनॉर्मल एंडोमेट्रियल टिश्यू प्रेजेंट है यहाँ पे भी आपको वही पेन, वही दर्द और वही सारे सिम्टम्स मिल रहे होंगे जो कि मैस्टरेशन के दौरान मिल रहे होते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ आप जिस जगह पर है वहाँ पे बहुत ज़्यादा पेन मिल रहा होता है। ठीक है, तो जब भी इसके मैनेजमेंट के अंदर हम एनास्टेट देते हैं, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स जो कि आपके पेन को ख़त्म करते हैं, तो फिर इसके अंदर और ये कि भाई मतलब कॉइल यूज़ करते हैं, सही है, मेरिना कॉइल यूज़ करते हैं, इसके साथ कॉन्ट्रासेप्टिव मेडिसिन ओवेरियन को सप्रेस करते हैं। ठीक है, और ये कि कुछ हार्मोनल ड्रग्स यूज़ करते हैं जो कि हेल्प करती हैं पेशेंट को। इसके साथ साथ क्या करते हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो ये कि आप लेप्रोस्कोपिक
डायरेक्टली जाके जहाँ जहाँ पे भी एंडोमेट्रियल टिश्यू होता है उसको रिमूव करते हैं, ठीक है। जहाँ पे भी उसको जाते हैं लेप्रोस्कोप के थ्रू आपके मतलब लेप्रोस्कोप जाता है और वो देखता है यूट्रस में या ओवरीज कर है वहाँ पे, या तो कॉन्ट्रालाइजेशन करते हैं उसको, ठीक है। उसको जो होता है ना या डायथर्मीट के थ्रू रिमूव कर देते हैं या फिर उसको एक्सरसाइज कर देते हैं, ठीक है। और ये कि आप जहाँ जहाँ पे भी है उसको रिमूव कर देते हैं। तो फिर यही है कि भाई अगर आप एंडोमेट्रियोसिस जब रिमूव हो जाता है तो फिर उसके बाद जो होता है ना पेशेंट को आहिस्ता आहिस्ता, और साथ साथ ये आप मेडिकेशंस भी दे रहे हैं उनको, तो पेशेंट्स को फिर जो है आहिस्ता आहिस्ता उसमें जो होता है ना फ़ायदा होना शुरू होता है, उसके सिम्टम्स आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू होते हैं अगर आप प्रॉपर उसको ट्रीट कर रहे हैं, या तो एनासिड्स ले रहे हैं या फिर ओवेरियन सप्रेशंस के अंदर जो हार्मोन्स होते हैं वो ड्रग्स जो होते हैं ना वो यूज़ करते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ आपको जो होता है ना मरीना कॉइल यूज़ करते हैं और लेप्रोस्कोपिकली एब्लेट करते हैं एंडोमेट्रियल टिश्यू जहाँ जहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इसके ज़्यादातर सिम्टम्स जो हम डिस्कस कर चुके हैं, डिस्मेनोरिया हो रहा होता है और मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी होती है, बहुत ज़्यादा पेन मिलता है, और आपको एब्डोमिनल भी पेन, मैंने बताया एग्जांपल्स के साथ एब्डोमिनल पेन मिल रहा है, सही है। और पेनफुल डिस्पेरोनिया भी मिल रहा होता है, ठीक है। इसके साथ साथ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल, और इंशाल्लाह एक और नई वीडियो में आपके साथ मुलाकात होती है। लेकिन अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, कोई भी आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं किस इस वीडियो से रिलेटेड, तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।